हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10 जैकबोर्ड का जो मॉडल पेपर है ना, साइंस चैप्टर का, उसका एमसीक्यू क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं। अच्छी तरह से वो सोल्यूशन करेंगे आज हम लोग, है ना। पूरा सोल्यूशन, पूरा एमसीक्यू, हर एक क्वेश्चन को बारीकी से समझेंगे, है ना। ना कि केवल क्वेश्चन पढ़ के आंसर टिक मारेंगे। हर एक क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, उसका ऑप्शन क्या कहना चाह रहा है, हर एक चीज़ को हम लोग देखेंगे, है ना, और सोल्यूशन करने का ट्राई करेंगे। तो इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, और लाइक कर दीजिए। आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए क्या बोल रहा है। दांत का इनेमल किससे बना होता है ना। जो दांत का जो इनेमल होता है किससे बना होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से नहीं बना होता। कैल्शियम ऑक्साइड, इससे भी नहीं बना होता है ना। कैल्शियम कार्बोनेट, इससे भी नहीं होता है। कैल्शियम, इसका अगर सॉल्यूशन अगर कहते हैं, देखें केमिकल फॉर्मूला तीसरा बनता है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी नहीं होगा, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी नहीं होगा, है ना। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्सीफाइड पटाइट, सी ए, है ना, H2S होता है ना। ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्सीपटाइट, है ना। जो दांत का जो इनेमल होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्सीपटाइट का बना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। एक विलियन कुचले हुए अंडे को छिलके के साथ अभिक्रिया करके एक गैस बनाता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलियन में शामिल है, यानी जो विलियन होता है ना, एक विलियन कुचले हुए अंडे, विलियन का मतलब दूसरा भाषा में कह सकते हैं अम्ल, है ना। ऐसा कौन सा चीज था, है ना, विलियन मतलब लिक्विड, जो कुचले हुए अंडे को, है ना, कुचले हुए अंडे के छिलके के साथ अभिक्रिया करके गैस बनाता है। तो अगर हम देखें कुचले हुए अंडे में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। जब ये HCl के साथ, किसके साथ, HCl विलय के साथ, है ना, रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, CO2 गैस बनाता है ना, और कैल्शियम क्लोराइड बनाता है ना। कैल्शियम क्लोराइड बनाता है और क्या बनाता है, H2O वाटर बनाता है। तो यहाँ पे देखिए, जब छिलके का अंडा HCl के साथ रिएक्शन किया तब जाके गैस बनाया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, कौन सा विलय होगा, HCl होगा। ये एक तरह से क्या है, विलय है ना, लिक्विड के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट HCl विलय के साथ रिएक्शन करके, है ना, अभिक्रिया करके क्या बनाता है, CO2 गैस बनाता है ना। तो ये पूछ रहा था कि एक विलय यानी कौन सा विलय है ना, इस विलय में शामिल है, यानी विलय का नाम बताना। तो विलय का नाम क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा, करेक्ट आंसर, है ना। NaCl मेरा नहीं होगा, LiCl नहीं होगा, KCl नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, हमने सारा रिएक्शन करके भी दिखा दिया, है ना। आगे बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक एवं वाला यौगिक या यौगिक जल में भी घुलनशील यह तत्व है, यानी ऐसा तत्व का नाम बताना है ना, जो जो आयनिक यौगिक बनाता हो। क्या, कैसा यौगिक बनाता हो, आयनिक यौगिक, है ना। ऐसा यौगिक बनाता है जो जल में भी घुलनशील होता हो।
कैल्शियम, ऑप्शन ए हम देख लेते हैं जो जल में घुलनशील होता है ना। कैल्शियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है ना, जो कि एक आयनिक यौगिक है। अब ये यौगिक है ना, जब भी किसी भी आयनिक यौगिक, कैसा यौगिक, आयनिक यौगिक, अगर कोई आयनिक यौगिक है तो उसका गलनांक कैसा होता है, उच्च होता है, यानी उसका जो गलनांक होता है कैसा होता है, उच्च होता है। तो यहाँ पे जो आयनिक यौगिक बना रहा है कैल्शियम है ना, ऑक्सीजन के साथ मिलके कैल्शियम ऑक्साइड जो बना रहा है, ये मेरा क्या है, एक तरह से आयनिक यौगिक है। क्या है, आयनिक यौगिक। तो इसका गलनांक क्या होगा, उच्च होगा, है ना। तो यहाँ पे पूछा है एक तत्व जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, तो कौन सा तत्व जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके आयनिक यौगिक बनाता है, उसका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैल्शियम। सिलिकॉन भी नहीं होगा, कार्बन भी नहीं होगा, है ना, लोहा भी नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है मानव पुरुषों में यौवन की आयु क्या है ना। यौवन का मतलब युवा हो जाना है ना, यानी कि बड़े हो जाना, वयस्क हो जाना। इसकी उम्र कितनी होती है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 12 से 14 साल, 14 से 16 साल, सी ऑप्शन 8 से 10 साल, डी ऑप्शन 10 से 12 साल। तो जो 12 से 14 साल होता है उस इसमें क्या होता है, पुरुषों में यौवन क्या आयु है ना। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर के नीले घोल में है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड को जो कॉपर के नीले घोल से गुजारा जाता है तो अवक्षेपण का रंग कैसा होता है ना। हाइड्रोजन सल्फाइड, एक एक पॉइंट को देखिएगा, है ना। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है जो कॉपर सल्फेट के नीले घोल से है ना गुजारा जाता है तो अवक्षेपण का रंग पूछा है ना। क्या पूछा, रंग पूछा। यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड, जब हाइड्रोजन सल्फाइड जब कॉपर सल्फेट के नीले रंग से है ना, कॉपर सल्फेट के नीले रंग से है ना जब गुजारा जाता है तो क्या बनता है ना। कॉपर वहाँ सल्फेट बनता है, कॉपर सल्फाइड, ठीक है। और क्या बनता है, H2SO4 बनता है ना, सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, ठीक है। तो ये जो अवक्षेपण यहाँ बना वो क्या बना, लिक्विड बना। क्या कहता है, नीले रंग, क्या कहता है, यहाँ जो बना अवक्षेपण वो काले रंग का बना। कैसे रंग का बना, काले रंग का। ये जो है क्या, कॉपर सल्फेट, ये कैसा रंग का था, यहाँ बोल रखा है नीले रंग का। कैसा रंग का, नीले रंग का। तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो कॉपर सल्फेट के नीले रंग से जब गुजारा जाता है तो कैसा अवक्षेपण बनता है, काले रंग का बनता है ना, काला रंग का। तो ऑप्शन ये काला रंग दे रखा है, जो कि मेरा सही आंसर है। नीला रंग नहीं होगा, लाल रंग नहीं होगा, है ना, पीला रंग नहीं होगा। तो अवक्षेपण का रंग क्या होगा, काला होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। भौतिक परिवर्तन हम लोग किसको बोलते हैं, ऐसा परिवर्तन है ना जो अगर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चल गया तो फिर वापस पहली अवस्था में आ सकता है ना। अगर ए अवस्था से अगर बी बन गया है तो बी से फिर हम ए को बना सकते हैं। इसको बोलते हैं भौतिक अवस्था। क्या बोलते हैं इसको, भौतिक अवस्था। तो पूछा कौन भौतिक परिवर्तन में है ना, इसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। यहाँ जो परिवर्तन हो रहा है भौतिक परिवर्तन हो रहा है, यानी ए से बी में जा रहा है, फिर बी से वापस फिर ए में आ सकता है, इसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। तो यहाँ पूछा कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो भौतिक परिवर्तन फर्स्ट ऑप्शन देखिए, अस्तु जल का उबलना, यानी जल को उबालना, फिर गैस से फिर जल को बना लेना, ये तो भौतिक परिवर्तन है। चीनी का कार्य में
लाइजेशन, इसको देखिए क्या बोला है ना। चीनी का कार्बोनाइजेशन का मतलब होता है चीनी को तोड़ना, चीनी को तोड़ना है ना। और चीनी को तोड़ के, चीनी कार्बोनाइजेशन का मतलब होता है चीनी को तोड़ना है ना, और तोड़ के एक नया कंपाउंड बनाता है, यानी यौगिक बनाता है। क्या बनाता है? यौगिक बनाता है। जब नया यौगिक बनाता है तो नया यौगिक कलर भी बना लेता है, अलग अलग कलर है ना, उसका गुण भी अलग होता है, जिसके कारण से यहाँ पे जो चीनी का जो कार्बोनाइजेशन होता है एक अवस्था से जब दूसरी अवस्था में जाता है यहाँ पे है ना, तो वापस यहाँ पे आता नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन बी मेरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी, पानी में नमक का विघटन, यानी कि पानी में जब नमक टूटता है, यानी घुल जाता है ना, यानी पानी नमक का घोल, तो वहाँ से पुनः हम नमक को प्राप्त कर सकते हैं है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वापस आ जा रहा है पुरानी अवस्था में। तो क्या भौतिक परिवर्तन है? डी, ऑप्शन नंबर डी तो नहीं होगा है ना, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी मेरा जाके मेरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फूलों का मादा प्रजनन भाग होता है। फूलों को एक बार हम चित्र बना देख लेते हैं है ना, अगर डिटेल में जानना था। तो फूलों को अगर हम चित्र बनाए तो क्या होता है? एक वर्तिकाग्र होता है ना सबसे ऊपर में, और क्या होता है? वर्तिका होता है ना, और नीचे एक अंडाशय होता है ना, और यहाँ से निकला होता है तंतु, जिसके ऊपर लगा होता है ना प्राकोष, फिर यहाँ से निकला होता है तंतु, फिर प्राकोष, फिर इधर में निकला होता है तंतु प्राकोष, तंतु प्राकोष है ना। पत्तियां होती है ना। तो ये मेरा क्या वर्तिकाग्र है ना। ये मेरा क्या वर्तिका है, और ये मेरा अंडाशय है। ये मेरा क्या है? अंडाशय है ना। और ये मेरा क्या है? तंतु है ना। और ये मेरा क्या है? प्रागकोश है। यानी सारा डिवीजन हो गया। फूलों को देखते क्या बोल पूछा क्वेश्चन है ना। मादा प्रजनन भाग, यानी मादा प्रजनन भाग क्या है? वर्तिकाग्र, वर्तिका है ना, और अंडाशय। ये क्या मेरा मादा है, और ये क्या मेरा पुरुष है ना। ये जो तंतु और जो प्राकोष है ये पुरुष है ना? तो तंतु और प्राकोष क्या आ गया? पुरुष प्रजनन भाग। और मादा प्रजनन भाग क्या? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो वर्तिकाग्र, अंडाशय, वर्तिका, तो तीनों मेरा क्या है? पुरुष भाग है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। सेली है ना, सेली इसी का नाम है, वर्तिका नाम, वर्तिका का नाम है ना। वर्तिका को ही सेली कहते हैं। सेली होगा, अंडाशय भी होगा, बट थैलेमस नहीं होगा, जो कि थैलेमस मेरा यहाँ पे होता है ना सबसे नीचे। वर्तिकाग्र, प्राकोष, तंतु और प्राकोष ये दोनों क्या पुरुष है ना। प्राकोष भी तंतु भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है ना। मानव नेत्र में फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण से होती है? यानी मानव नेत्र में जो फोकस दूरी की जो परिवर्तन होती है ना, वो किसके द्वारा से होती है? तो सिलेरी जो पेशियां होती है हम लोग के शरीर में है ना, इसके द्वारा क्या होती है? मानव नेत्र में फोकस की दूरियां बदलते रहती है ना। कॉर्निया के द्वारा नहीं होगा, पुतली के द्वारा नहीं होगा, आइरिस के कारण भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 9
आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है ना? आकाश का नीला रंग किसके कारण से होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन तो नहीं होता है ना। अपवर्तन का मतलब क्या होता है? जो रास्ता चेंज कर लेता हो, यानी कि एक मीडियम से जो दूसरे मीडियम में जाता है ना। जब एक चीज़ से दूसरे मीडियम, यानी ग्लास से बीच में रख देंगे तो अगर लाइट ऐसे जा रहा है ना, तो यहाँ ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, है ना। तो ये जो रास्ता जो चेंज किया है, इसी को तो बोलते हैं अपवर्तन। तो अपवर्तन कारण से होता है क्या? नहीं होता है। प्रकाश का फैलाव नहीं होगा, है ना। प्रकाश का फैलना नहीं है। प्रकाश का विवर्तन उसके कारण से भी नहीं होता है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रकाश का परिकरण। जब प्रकाश का परिकरण होता है ना, फैलाव होता है ना, तब जो सबसे ज़्यादा एक चीज़ बताता है आपको। अब नीला क्यों होता है ऐसा? कि जो अर्थ पृथ्वी पर है ना, सबसे ज़्यादा क्या है? पानी है, जिसके कारण से नीला दिखता है। पर आकाश में क्या होता है? पानी जो ऊपर नीला रंग का, जब नीला रंग का है तो ये नीला रंग पूरी क्या होता है? फैलता है। सबसे ज़्यादा फैलता कौन सा? नीला रंग है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, है ना, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो सबसे कम जो फैलता है वो रेड फैलता है। यानी इधर से अगर इधर बढ़ ले जाएंगे तो क्या होता है? इसका वेवलेंथ कम होता है ना, जिसके कारण से इन लोग जो फैलता है क्या होता है? कम फैलता है रेड रंग। बट यही जो ब्लू रंग है ये ज़्यादा फैलता है। तो इसके कारण से ये जो नीला रंग है समुद्र का पानी, इसके कारण से ज़्यादा फैलता है, जिसके कारण से ऊपर में है ना, हम लोग को दिखता क्या? नीला रंग दिखता है, आकाश का रंग, है ना। तो ऑप्शन डी मेरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। लेंस में शक्ति -4.0 डी, डी मतलब डायोप्टर होती है। लेंस की प्रकृति क्या है? लेंस कैसा है ना, कैसा लेंस है? तो यानी पावर दे रखा है कितना? -4.0। तो फोकस बराबर क्या हो जाएगा? 1/p होता है, यानी 1/-4। यानी यहाँ पे जो फोकस है वो किस में आया? माइनस में आया। तब फोकस जब माइनस में आता है तो कैसा लेंस होता है? अवतल लेंस होता है ना। अवतल लेंस में फोकस क्या होता है? माइनस होता है। जबकि उत्तल लेंस में क्या होता है? फोकस पॉजिटिव होता है। तो फोकस नेगेटिव है, इसी कारण से कैसा लेंस हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा, है ना। आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। मटर में एक शुद्ध लंबे और एक शुद्ध छोटे के साथ संक्रिनित किया जाता है। F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे और शुद्ध छोटे का अनुपात बताइए। यानी कौन सा पीढ़ी में? F2 पीढ़ी में। तो तुरंत हम लोग इसको बना लेते हैं, है ना। अगर नहीं याद होगा तो शुद्ध लंबे शुद्ध छोटे, है ना। इसको अगर तोड़ेंगे क्या क्या निकलेगा? एक टी, है ना, बड़ा बड़ा टी, छोटा टी, दूसरा छोटा टी, है ना। जब एक बड़ा टी छोटा टी के साथ एक होगा, है ना, संक्रित होगा, तो क्या बनेगा? एक बड़ा छोटा टी। फिर जब इसके साथ होगा तो क्या होगा? फिर बड़ा बनेगा, है ना। फिर ये जब इसके साथ होगा, इसके साथ, तो यहाँ पे सारे क्या बन गए? लंबे बन गए, है ना। बट शुद्ध नहीं है, सारे लंबे बने। ये था मेरा F1 पीढ़ी। क्या था? F1 पीढ़ी। अब जाते हैं F2 पीढ़ी में। तो F2 पीढ़ी में जाने के लिए दो को लेना पड़ेगा, है ना। एक इसको ले लेते हैं, फिर इसको तोड़ते हैं, है ना। इसके साथ होगा तो क्या होगा? शुद्ध लंबा बनेगा। शुद्ध लंबा बनेगा बट शुद्ध नहीं बनेगा। यहाँ भी लंबा बन रहा है बट शुद्ध लंबा नहीं बन रहा। यहाँ पे मेरा शुद्ध छोटा बन रहा है। यानी 3 लंबे आए,
जिसमें से एक शुद्ध लंबा है और एक शुद्ध छोटा है, तो इसका अनुपात कितना है? 4 में से, यानी कि एक शुद्ध लंबा बना और एक शुद्ध छोटा, यानी 1:1। क्या हो जाएगा? 1:1, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 1:1, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा, है ना? करेक्ट नहीं होगा। ये मेरा क्या था? F2 पीढ़ी था। तो F2 पीढ़ी में क्या देखे हम? शुद्ध लंबे और शुद्ध छोटा एक एक था, बल्कि लंबे तो 3 गो थे, बट शुद्ध जो था एक था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। एक वस्तु का अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है ना? अवतल दर्पण के सामने, ये जो मेरा अवतल दर्पण है, इसके सामने जो फोकस लेंथ है ना, वहाँ पे जो वस्तु रखी गई है, कितना दूरी पर रखी गई है? यानी यू बराबर कितना दे रखा है? -20 सेंटीमीटर। यानी वस्तु को जो रखी जाती है उसको हम लोग यू मानते हैं, तो यू बराबर कितना दे रखा है? 20। और जो अवतल दर्पण, कैसे दर्पण? अवतल दर्पण में जो यू होता है कैसा होता है? नेगेटिव होता है ना, यानी माइनस में होता है, रखी गई है, जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, यानी एफ बराबर कितना दे रखा है? 25। लेकिन यहाँ पे भी 25 क्या होगा? माइनस में होगा, है ना, क्योंकि इसका जो फोकस होता है 25 माइनस में होता है। तो पूछा आवर्धन क्या होगा, है ना? आवर्धन मतलब एम क्या होगा, है ना? तो एम निकालने की, एम बराबर क्या होता है? पढ़े हम लोग, -v/u होगा दर्पण के लिए, है ना? हम इसको पहले लगाते हैं। ई निकालने के लिए हमको पहले भी चाहिए, क्या चाहिए? भी चाहिए, है ना? इसको निकालने के लिए हमको भी चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं है, तो पहले भी को निकालेंगे जल्दी, है ना? दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। हमको निकालना 1/v, तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा? 1/f माइनस 1/u। तो 1/f कितना? -25 माइनस, है ना, 1/u -20 है, तो यहाँ माइनस रहेगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकलेगा यहाँ पे? इसका एलसीएम लेंगे कितना निकलेगा? 100 आएगा, है ना? 100 25 100 4 गुने 1 4 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 20 25 100 5 गुने 1 प्लस 5 हो जाएगा, है ना? क्या आ गया? 1/100 आ गया, बराबर 1/v है ना? तो v बराबर क्या आया? 100 आया, यानी v बराबर 100 सेंटीमीटर। यानी जो जो है ना, जो इमेज बनेगा, है ना, कितना सेंटीमीटर दूर बनेगा? 100 सेंटीमीटर। ये प्लस में होगा, क्या होगा? ये प्लस में आया। अब हमको निकालना एम, क्या निकालना है? एम निकालना है, तो यहाँ पे निकाल देते हैं। एम बराबर क्या होता है? -v/u। -v मतलब -100, है ना, बाय यू। यू कितना है? -20 है, माइनस माइनस खत्म, कितना आ गया? 5 आ गया, यानी एम बराबर कितना आया? +5 आया, यानी एम का मान कितना आ गया? +5। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, है ना? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, है ना? खाद्य जल के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है ना? खाद्य जल जाल जो होता है ना, उसके लिए क्या सही है? प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा कम हो जाती है। सही बात है, क्योंकि जब खाद्य जाल का मतलब यहाँ कहना चाह रहा है कि जो आप पढ़े होंगे क्लास, है ना, चैप्टर में, यहाँ पे जो ऊर्जा, यहाँ पे जो जितना भी यहाँ ऊर्जा निकलती है, जो दूसरे में है ना, प्लांट अवशोषित करता है। प्लांट खाना कहाँ से बनाता है? सूर्य का ऊर्जा, लाइट से बनाता है ना, प्रकाश से बनाता है। तो इसका जो प्रकाश में जो एनर्जी होता है, यहाँ पे कितना % ये अवशोषित कर पाता है? 10%, है ना? ये रूल पढ़े, 10% रूल जो पढ़ेगा उसमें, है ना? फिर घास को कौन खाता है? मान लीजिए हम लोग खाते हैं, है ना, वुमेन यानी मनुष्य, है ना? तो इसके पास जो जितना इसके पास एनर्जी होगा, जितना इसके पास ऊर्जा होगा, उसका मात्र कितना % हम लोग ले पाएंगे? मात्र 10%, है ना? 90% इधर ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो इसी के पास रह जाएगा, है ना? अगर मान लीजिए मनुष्य को कौन खाया? शेर खाया, है ना? तो शेर के पास कितना एनर्जी आएगा हम लोग का?
10% जाएगा। कितना जाएगा? 10% जाएगा, है ना, शेयर का। तो हर जगह पे ऊर्जा क्या हो रही है? कम हो रही है, जो कि मेरा सही बात है ना। यहाँ पे कुछ और था, यहाँ पे कुछ और था, यहाँ पे कुछ और एनर्जी मिल रहा है ना, कुछ और ऊर्जा है। ऊर्जा विभिन्न स्तरों में होकर उत्तरोत्तर गति करती है, यानी कम कम होते होते आगे बढ़ती है ना। तो विभिन्न ऊर्जा मिल रही है, यानी विभिन्न विभिन्न स्तरों पर। एक स्तर यहाँ पे अलग ऊर्जा थी, यहाँ पे अलग ऊर्जा है आई, यहाँ पे अलग ऊर्जा आई, यहाँ पे अलग ऊर्जा आई, है ना। तो ए एंड बी दोनों सही है, सही बात है, क्योंकि ए भी सही है और बी भी सही है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी में क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी विशेष छोर पर, है ना, यदि किसी विशेष यदि किसी विशेष छोर से दिखने वाले प्रणालिका में धारा की दिशा वामनावर्त है, तो प्रणालिका का यह सिरा क्या है? यानी प्रणालिका अगर देखें, है ना, तो प्रणालिका कैसा होता है? ऐसा होता है ना। और पूछा क्या? उसके अंदर किसी विशेष यानी उसके अंदर अगर चुंबक होगा, क्या होगा? चुंबक, है ना। अगर इसके अंदर चुंबक होगा, है ना, तो यहाँ पूछा गया है कि कैसा इसका डायरेक्शन है, दिशा इसका कैसा है? वामनावर्त। वामनावर्त का मतलब हो गया घड़ी की उल्टी दिशा, है ना। वामनावर्त का मतलब घड़ी की उल्टी दिशा। अगर ऐसा है तो इसका डायरेक्शन कैसा होगा? ऐसा होगा। और जब ऐसा होगा, है ना, वामनावर्त, तो इसका जो, है ना, प्रणालिका का सिरा कैसा होगा? उत्तरी ध्रुव होगा। इसको याद करने का आसान तरीका इस तरह रखिएगा। अगर ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नॉर्थ बनेगा, यानी ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। इसका से याद कर लीजिएगा इसको, है ना। अगर वामनावर्त होगा तो इससे क्या हो जाएगा? नॉर्थ पोल हो जाएगा, नॉर्थ उत्तरी ध्रुव। अगर वही क्या होता है? दक्षिणावर्त होता, यानी घड़ी की दिशा में होता, तो यहाँ पे हो जाता, ऐसे लिखते हैं, यानी घड़ी की दिशा में ऐसे इस डायरेक्शन में होता, ये भी मेरा इस डायरेक्शन में जाता और ये मेरा इस डायरेक्शन में। तो इस तरह से याद करते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? दक्षिणी ध्रुव। कब? जब यहाँ पे इसका दिशा कैसा होता? दक्षिणावर्त होता, है ना। तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा? उत्तरी ध्रुव हो जाएगा आंसर, है ना, जब मेरा वामनावर्त होगा तो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं है? यानी विद्युत शक्ति में जो, है ना, जो विद्युत सर्किट है उसमें जो पावर बराबर क्या होता है? वी आई होता है ना। तो पावर बराबर वी आई मेरा जो कि सही है। पूछा कौन सा नहीं है, तो मेरा सही है। अब इसको चेक करना है। तो आगे हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, है ना, वी बराबर की आई आर होता है ना। तो हम वी का मान आई आर पुट करेंगे। जब आई आर पुट करेंगे तो आई इसके साथ गुना होगा, तो आई गुना आई क्या हो जाएगा? स्क्वायर आर हो जाएगा, जो कि मेरा दूसरा फॉर्मूला बना, है ना, पावर बराबर। तो आई स्क्वायर आर, जो कि मेरा डी ऑप्शन भी सही है। डी ऑप्शन मेरा नहीं होगा, है ना, सही इसलिए नहीं होगा कि पूछा कौन सा नहीं होगा। दूसरा क्या बना सकते हैं हम? यहाँ पे आई बराबर पुट कर रहे हैं वी बाय आर। जब आई बराबर वी बाय आर पुट करेंगे, वी इंटू वी बाय आर, तो क्या होगा? वी स्क्वायर बाय आर। ये भी मेरा क्या सही है, इसलिए नहीं होगा, है ना। मेरा इला जो है पावर बराबर मेरा नहीं है ना, यानी शक्ति बराबर आई स्क्वायर आर मेरा नहीं होगा आंसर। होगा क्या? नहीं होगा। तो इसलिए मेरा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कि विद्युत शक्ति का फॉर्मूला इला हो भी नहीं करता है। रेत पूछा कि विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। प्रतिनिधित्व मतलब कौन सा नहीं है विद्युत शक्ति बराबर, है ना। निकाल के भी देख लें कौन सा है कौन सा नहीं है। सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, है ना। जलीय द्रव और लेंस के बीच का काला उद्घटन है क्या कहलाता है? यानी जलीय द्रव जो है ना,
मनुष्य का आँख, है ना, जलीय द्रव और लेंस के बीच का जो काला उद्घटन क्या कहलाता है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुतली बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पुतली बोलते हैं, है ना। तो ऑप्शन द में क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दृष्टिपटल नहीं बोलते, प्रतलनिका नहीं बोलते हैं, कॉर्निया भी नहीं बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? पुतली बोलते हैं, है ना। जो जलीय द्रव और लेंस के बीच में जो काला होता है ना, कहाँ पे? मनुष्य की जो आँख होती है उसमें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा गैस वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए, यानी जो खाद्य पदार्थ होते हैं जिसको पैकेट में बंद किया जाता है ना, तो पैकेट में जो कुरकुरे देखा होगा आप लोग, देखेंगे कुरकुरे को, तो कुरकुरे जब हम लोग खाते हैं उसके अंदर एक गैस भरा होता है ना, जो वहाँ पर कुरकुरे रखा होता है उसको लंबे समय तक रखने के लिए यूज किया जाता है। तो गैस का नाम पूछा, क्या पूछा? वही पूछा, तो गैस का नाम। निम्नलिखित में से कौन सा गैस वसा तेल युक्त, है ना, खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक संग्रहित करने, स्टोर करके रखने में यूज किया जाता है? तो कौन सा गैस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं होता, नाइट्रोजन होता है। फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे आप लोग, है ना। आगे बढ़ते हैं। विद्युत जनरेटर परिवर्तित करता है, यानी विद्युत जनरेटर जो होता है, जनरेटर जो हम लोग यूज करता है हर तरफ, है ना, वो क्या करता है? किस कौन सी ऊर्जा से कौन सी ऊर्जा में बदलता है? तो जनरेटर जो हम लोग होता है ना, जनरेटर चलता है ना, ये पंखा जो घूरता है, मशीन घूरता है, तो हम लोग क्या देता है? विद्युत देता है ना। तो यहाँ पे क्या दे रहा है? विद्युत मिल रहा है। तो यहाँ मशीन जो चल रहा है इसको बोलते हैं आंतरिक ऊर्जा। क्या बोलते हैं? आंतरिक ऊर्जा, है ना। अंदर अंदर यहाँ पे बन रहा है मैकेनिकल, है ना। मशीन चलता है तब कौन सा ऊर्जा बनता है? विद्युत ऊर्जा। यानी मशीन जो चल रहा है उसको बोलते हैं आंतरिक ऊर्जा। जब इसे चलने के बाद हम लोग क्या मिलता है? विद्युत ऊर्जा मिलता है ना। ये तो होता है जनरेटर में, है ना। तो विद्युत ऊर्जा मिलता है आंतरिक ऊर्जा जब चलता है तो यहाँ पे विद्युत ऊर्जा से आंतरिक ऊर्जा को नहीं होगा। आंतरिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा बनता है क्या? यहाँ पे नहीं बनता। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, वाह, रासायनिक ऊर्जा इसमें दे दिया, जो कि मेरा सही नहीं है, है। ऑप्शन डी दे रखा है, आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जो कि मेरा सही है, 100% सही है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 18 का, है ना, ऑप्शन नंबर डी जो कि मेरा सही आंसर है ना। इसी को तो बोलते हैं जनरेटर, है ना, जो हम लोग यूज करते हैं। 19 क्वेश्चन नंबर, है ना, 19 नंबर के ऊपर देखें। समान दृष्टि वाले एक युवा सॉरी युवा वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? यानी बोला गया कि न्यूनतम दूरी जो होता है फोकस, है ना, कितना होता है न्यूनतम ह्यूमन के लिए, है ना, वयस्क के लिए, युवा के लिए? तो 25 सेंटीमीटर होती है, जो हम लोग पढ़ते हैं कि 25 सेंटीमीटर से कम फोकस दूरी नहीं होना चाहिए। किसके लिए? मानव के लिए, है ना। तब उसको स्पष्ट रूप से दिखेगा। अगर 25 सेंटीमीटर से अगर उसका कम हुआ तो स्पष्ट रूप से दिखेगा नहीं। तो कितना मिनिमम होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर, मीटर नहीं, 25 सेंटीमीटर, है ना। 20 सेंटीमीटर नहीं होगा, 20 मीटर भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी मेरा सही हो जाएगा, है ना। फिर पूछा गया यहाँ पे 20 नंबर में, है ना, मानव आँख किस वस्तु का प्रतिबिंब अपने बनाती है? यानी किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है मनुष्य के किस जगह पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है। कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनता है। मनुष्य आँख में जो होती है रेटिना, किसी भी वस्तु का इमेज बनता है वहाँ पे, है ना, रेटिना पे। ऑप्शन ए मेरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी 20 नंबर का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 21 देखते हैं, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक का उदाहरण? उत्पादक मतलब बनाने वाला, है ना, जहाँ से हर चीज हर किसी को मिलता है। तो घास, जो कि मेरा सही बात है, क्योंकि हम लोग भी जो खाते हैं घास से खाते हैं, है ना। क्योंकि जितना भी चीज़ बनता है शुरुआत में क्या बनता है? प्लांट से ही मिलता है। तो प्लांट एक तरह से घास है यहाँ पे, है ना। सूर्य का ओस वाला पौधा, सूर्य का ओस वाला जो पौधा होता है एक तरह से क्या ही कह सकते हैं, ओस को वाला जो पौधा होता है
इस सूर्य की लाइट से बहुत कम ही खाना बनाता है ना। यहाँ पे जो खाना खाता है ना, इसको हम लोग कार्निवोरस बोलते हैं इंग्लिश में। कार्निवोरस मतलब जो जानवर कीड़ा मकोड़ा खाने वाला। तो ओस वाला जो पौधा होता है इंसेक्ट को खाता है। क्या खाता है? इंसेक्ट को, है ना। कीड़ा मकोड़ा खा के ये अपना ऊर्जा लेता है। तो यहाँ पे तो ये होगा नहीं, है ना। घास यहाँ पे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि घास जो अपना जो खाना बनाता है, प्लांट जो खाना बनाता है, पौधा किससे बनाता है? सूर्य से बनाता है ना। सूर्य की प्रकाश से बनाता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, है ना। तो सबसे पहले सूर्य की लाइट से बना रहा है, तो ना ही किसी पर डिपेंड है ना, किसी पर निर्भर तो नहीं पड़ता ना घास को कि हमको खाना खाना। हम लोग डिपेंड करते हैं पेड़ पौधा पर, है ना, कि पेड़ पौधा जब वहाँ से जब फ्रूट लाएंगे तब खाएंगे हम लोग। सूर्य का ओस यहाँ भी उसी तरह है, इंसेक्ट पर डिपेंड करता है ना। गाय गाय किस पर डिपेंड करता है? घास पर डिपेंड करता है। तो गाय तो होगा नहीं। जीवाणु, है ना, बैक्टीरिया भी किसी अन्य चीज़ों पर डिपेंड करता है ना। तो टी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? घास। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे सूर्य से खाना बना रहा है ना, तो उत्पादक कर रहा है, यानी कि एनर्जी बना रहा है ना, जो कि सूर्य की लाइट के पास था, जो कि हम लोग नहीं बना सकते हैं। तो जो कि हर कोई खाता है घास को, है ना। तो उत्पादकता है, क्या है? उत्पादक है। 21 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। पौधे में से परिपक्व पत्तियों और फलों को गिराने वाला काम किस कारण से होता है? यानी पेड़ पौधा में जो पत्तियां, है ना, सूख जाने के बाद जब गिरती है ना, और फल जो अपना आप गिरता है, वो किस के कारण से गिरता है? तो ऑप्शन दे रखा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कारण से नहीं गिरेगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो क्या करता है? प्लांट में ऑक्सीजन जो हार्मोन होता है ना, प्लांट में, वो प्लांट को बढ़ाता है। क्या करता है? बढ़ाता है, इसका हाइट बढ़ाता है, साइज बढ़ाने में उसको हेल्प करता है ना। और इसको एब्सिसिक अम्ल, है ना, उसको कम करके रखता है। क्या करता है? कम करके रखता है, यानी एब्सिसिक एसिड को निकलने से बचाता है ना। यहाँ पे क्या करता है? हाइट को बढ़ाता है ना, यानी ऊंचाई बढ़ाता है, यानी बढ़ाने का काम करता है एब्सिसिक ऑक्सीजन। तो ये तो नहीं होगा, है ना। साइटोकाइनिन वहाँ पे कोशिका का, है ना, विभाजन करता है, जिसके कारण से ये लंबे समय तक रहता है ना, ज़्यादा दिन तक रहता है, यानी बुढ़ा तो जल्दी नहीं। यानी यहाँ पे जो कोशिका का विभाजन करता है, यानी साइटोकाइनिन क्या करता है? कोशिका का विभाजन करता है। इसका मेन काम यही होता है ना, कोशिका का विभाजन करना। हाँ, तो साइटोकाइनिन भी नहीं होगा। एब्सिसिक अम्ल, जो कि मेरा सही आंसर, क्योंकि एब्सिसिक अम्ल जब निकलता है ना, एब्सिसिक हार्मोन जब निकलता है प्लांट से, तो पत्तियां जो भी कमजोर हो जाती है ना, तो पौधा जो क्या कहते हैं उसको, फल, है ना, जो पक जाता है, उसको गिराने का काम कौन करता है? एब्सिसिक अम्ल करता है ना। जिब्रेलिन नहीं होगा, है ना। जिब्रेलिन जो होता है वो क्या करता है? इसका काम मोटाई को बढ़ाना, है ना, उसका तना जो होता है, तना को बढ़ाना, है ना, उसका चौड़ाई को बढ़ाता है। क्या करता है? चौड़ाई को बढ़ाता है ना, पत्ता को बढ़ाना। इसका काम क्या होता है? जिब्रेलिन का। तो जिब्रेलिन मेरा नहीं होगा, यानी कि मेरा आंसर क्या हो जाएगा? एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं, है ना। शरीर का वह भाग जो तंत्रिका तंत्र से भेजे गए निर्देशों पर प्रतिक्रिया करता है, यानी कि ऐसा तंत्र का ऐसा भाग को बताना है ना, कुछ शरीर का जो तंत्रिका तंत्र के द्वारा जो मैसेज भेजा जाता है ना, जो निर्देश भेजा जाता है, उसको उसका रिप्लाई देता है ना। कह सकते हैं प्रतिक्रिया मतलब रिप्लाई देता है उसका। तो कौन देता है? प्रभावक देता है, यानी जो तंत्रिका है ये नहीं होगा, मांसपेशियां भी नहीं होगा, है ना, ग्राही नहीं होगा। तो यहाँ पे जो होगा प्रभावक। प्रभावक एक ऐसा अंग है जहाँ पे कुछ कमी होता है, जिसको ग्रहण करता है ना। किसको ग्रहण करता है? तंत्रिका तंत्र के द्वारा जो मैसेज भेजा जाता है उसको क्या करता है? लेता है और उसका रिप्लाई देता है ना, उसी को प्रभावक बोलता है ना। तो ऑप्शन ए मेरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जो तंत्रिका तंत्र होता है उसका मैसेज का जो रिप्लाई कौन देता है? प्रभावक अंग देता है ना, जिसको चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 24 आता है ना। कौन सा रेफ्रिजरेटर
रेफ्रिजरेंट ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार, यानी इनमें से कौन सा गैसेस है ना, तो कौन सा केमिकल है ना, जो ओजोन परत होता है ना, अर्थ के ऊपर एक लेयर बना हुआ है ना, जिसको हम लोग ओजोन लेयर बोलते हैं, है ना, ओजोन परत बोलते हैं, उसको क्षरण मतलब उसको छिद्र करने में, है ना, उसको खराब करने में कौन जिम्मेदार है, तो एफसीसी नहीं होगा, सीएफसी है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरो है ना, कार्बन बोलते हैं, है ना, इसी को बोलते हैं CFC। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी CFC, है ना। CFC जो एक केमिकल है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्या कर रहा है, ओजोन परत को क्षय कर रहा है, क्या कर रहा है, क्षय कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा जल के साथ अभिक्रिया करके सबसे ज्यादा अभिक्रिया करता है, तो कौन सा करता है, सोडियम करता है, क्या करता है, सोडियम, क्योंकि सबसे ऊपर कौन सा होता है, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। क्लास 10 कर दें, धातु चैप्टर पढ़े होंगे, है ना, और अभी जो कौन सा पूछा पढ़े होंगे कि सीरीज बताया गया होगा, है ना, कि कौन सा धातु सबसे ज्यादा अभिक्रिया करता है जल के साथ, तो वहाँ सबसे पहले पोटेशियम आता है ना, फिर आता है सोडियम, है ना, फिर आता है कैल्शियम, फिर आता है मैग्नीशियम, है ना, उसी तरह से फिर आता है एल्युमिनियम, है ना, फिर उसी तरह से आता है जिंक, फिर आता है आयरन, है ना, फिर लेड आता है, फिर हाइड्रोजन आता है, फिर यहाँ से क्या आता है, कम होता है, यानी यहाँ से बढ़ाता है, यानी सबसे ज़्यादा किसके पास होगा, पोटेशियम के पास, फिर उससे कम किसके पास होगा, सोडियम के पास, सबसे अधिक यहाँ पे कौन है, सोडियम होगा, मैग्नीशियम उससे कम है सोडियम से, एल्युमिनियम से भी कम है ना, लोहा भी सोडियम से कम है, तो सबसे ज़्यादा कौन होगा, सोडियम होगा। सबसे पहले पोटेशियम आता, बट पोटेशियम यहाँ पे दे नहीं रखा, तो उससे कम क्या दे रखा, सोडियम दे रखा, जो कि मेरा सबसे अधिक है यहाँ पे, है ना, इन चारों में से सबसे अधिक कौन सा विक्रिया करता है, सोडियम करता है ना। तो ऑप्शन ए मेरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, है ना, क्वेश्चन नंबर 26 को देखें, तो यौगिक CH3CHO का नाम बताना, है ना, यानी ये जो यौगिक है इसका नाम क्या होगा, हम लोग देख लेते हैं, इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, CH3 CH2 CHO, यही तो है, तो इसका पूछा नाम क्या होगा, तो इसका नाम हम लोग कैसे रखते हैं, पहले गिन लेते हैं, 1 2 कितना कार्बन है, 3 कार्बन, मतलब प्रोप तो पक्का होगा, है ना, प्रोप पक्का होगा। अब पीछे क्या लगेगा यहाँ पे, उसको देखना है, तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, CHO ग्रुप है ना, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, ये कौन सा ग्रुप है, CHO किस ग्रुप का नाम है, एल्डिहाइड ग्रुप का नाम है ना, एल्डिहाइड ग्रुप को क्या बोलते हैं, CHO होता है उसका केमिकल फॉर्मूला, है ना, एल्डिहाइड एल्डिहाइड ग्रुप है, तो इसका जो सफिक्स होता है, इसका जो पीछे लगता है ना, एल लगता है, क्या लगता है, एल, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नल, तो इसको हिंदी में बोल सकते हैं, तो नल लगता है, क्या लगता है, नल, तो प्रोपेनल, क्या हो जाएगा, प्रोपेनल हो जाएगा। यहाँ पे एथेनॉल क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ऑल ग्रुप कब होगा, जब वहाँ OH होता, जब यहाँ पे OH होता तब यहाँ पे क्या लगाते हैं, ऑल लगाते हैं, OH ग्रुप, है ना, तो यहाँ OH ग्रुप तो नहीं है, यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, CHO ग्रुप है, जो कि नल के साथ लगेगा, है ना, यानी एल्डिहाइड ग्रुप। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अभिक्रिया क्वेश्चन नंबर 27 लिखना, अभिक्रिया C6H12O6 CO2 के यानी O2 के साथ जब रिएक्शन करता है तो CO2 बनाता है और H2O बनाता है, और यहाँ पे ऊर्जा भी निकालती है, तो ये कौन सा अभिक्रिया का है ना, इसको एक बार देख लेते, लिख लेते हैं, है ना, C6H12O6 प्लस O2 6O2 जब अभिक्रिया करता है तो
क्या क्या बनाता है, CO2 बनाता है और H2O बनाता है, और साथ में क्या बनाता है, ऊर्जा निकालता है ना। तो ये कौन सा विक्रिया है बताना है भाई, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग जो ऊर्जा निकल रहा है, क्या निकल रहा है, ऊर्जा। अब गठन का तो होगा नहीं, उष्माक्षेपी यानी उष्मा निकाल रहा है, तो क्या होगा, उष्माक्षेपी मेरा होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या निकल रहा है, उष्मा दिख रहा है साफ साफ, तो उष्माक्षेपी विक्रिया हो जाएगा, है ना। इस तरह से पहचान कर लेंगे। उष्मा शोषी क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जब उष्मा लेता तब इसको बोलते हैं उष्मा शोषी। विस्थापन मतलब एक जगह से जब दूसरे जगह चल जाता है उसको बोलते हैं विस्थापन, तो विस्थापन भी नहीं होगा। अब गठन मतलब टूटना होता है, तब टूट भी नहीं रहा है, यहाँ पे टूट रहा है बट साथ में क्या हो रहा है, ऊर्जा भी निकल रहा है। मेन क्या हो रहा है, यहाँ पे ऊर्जा निकल रहा था, क्या हो जाएगा, उष्माक्षेपी हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 28, है ना। न्यूरॉन के भीतर सूचना कैसे प्रवाहित होती है, जो सूचना जो जाती है तो न्यूरॉन में कैसे कैसे जाती है ना, किस किस अंग से होते हुए जाती है ना न्यूरॉन का। अगर हम लोग न्यूरॉन को देखें तो न्यूरॉन कैसा होता है, ऐसा होता है ना, है ना। सही होता है ना। पहले यहाँ पे आता है न्यूरॉन, मतलब मैसेज, है ना। यहाँ से मैसेज लेता है, सिनेप्सिस इसको बोलते हैं, है ना। फिर आगे एक न्यूरॉन होता है, यहाँ पे मैसेज को छोड़ता है ना। फिर मैसेज को क्या लेता है, इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स, क्या बोलते हैं इसको, डेंड्राइट्स बोलते हैं। फिर इसको बोलते हैं कोशिका बॉडी, कोशिका शरीर, है ना। फिर इसको क्या बोलते हैं, एक्सोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सोन। इसको बोलते हैं अछन तत्व, है ना, अछन तत्व उसको बोलते हैं, है ना। तो यहाँ से फिर लेता है, फिर यहाँ पे क्या जाता है, तंत्रिका अंत में आता है। तो डेंड्राइट्स इसको बोलते हैं, फर्स्ट में किसके पास आता है, डेंड्राइट्स के पास आता है, फिर कोशिका शरीर के पास आता है, जिसको बीच में यहाँ पे है ना, इसको बोलते हैं कोशिका शरीर, है ना। तो कोशिका शरीर के पास भी जाता है। फिर यहाँ पे क्या है, एक्सोन, है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं अक्ष तंतु बोलते हैं, यानी इसका नाम क्या है, अक्ष तंतु, है ना। फिर ये जाता है तंत्रिका अंत में आता है, जिसको बोलते हैं तंत्रिका, तंत्रिका अंत। फिर यहाँ पे मैसेज को क्या करता है, रिलीज कर देता है, यानी मैसेज यहाँ पे छोड़ देता है। फिर आगे जो न्यूरॉन लगा होता है फिर इसी तरह से लेता है। तो सबसे पहले कौन लेता है, डेंड्राइट्स लेता है ना। फिर कोशिका शरीर में जाता है, फिर असन तत्व में जाता है, फिर तंत्रिका अंत में जाता है। तो उस तरह से जाता है, देख लेते हैं। डेंड्राइट्स दे रखा है, फिर कोशिका शरीर, अस्तंतु, तंत्रिका तंत्र। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डेंड्राइट दे रखा है, अस्तंतु दे रखा है, अस्तंतु बाद में दे रखा है, जबकि मेरा होना चाहिए कोशिका शरीर यहाँ पे, तब जाके मेरा सही होता। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी बोलो, है ना, अस्तंतु गलत हो जाएगा। अस्तंतु शुरुआत में ये भी नहीं करता, शुरुआत में क्या आता है, डेंड्राइट्स आता है, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर क्या, डेंड्राइट्स आता है, कोशिका शरीर, है ना। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 29, 3R, है ना, जो हमें दीर्घकालिक उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद करेगा, वे हैं, यानी 3R जो हम लोग पढ़ते हैं, है ना। वो 3R का मतलब क्या होता है, एक होता है रीयूज, एक होता है रिड्यूस, है ना, एक होता है रिसाइकल, है ना। यूज मतलब पुनः यूज करना, है ना। रिड्यूस मतलब कम यूज करना, है ना। रिसाइकल मतलब बार बार यूज करना, यानी इसको एक ही चीज को बार बार बनाना, है ना। तो यहाँ पे दे रखा है पुनर्चक्रण, इसका नाम है पुनर्चक्रण, इसका नाम है, इसको बोलते हैं हिंदी में पुनर्चक्रण, है ना। रिड्यूस करना, है ना, तो कम करना, इसको
उसको हम लोग बोलते हैं कम करना। और रीयूज का मतलब होता है रीयूज का मतलब हो गया आपका पुनः उपयोग, है ना। ठीक है, अब देख लेते हैं, है ना। तो पुनः उपयोग होना चाहिए, कम करना चाहिए, है ना। पुनर्चक्रण, तो यहाँ पुनर्चक्रण है, फिर पुनर्जनन। तो पुनर्जनन और पुनर्चक्रण तो एक ही चीज़ है, जो कि मेरा गलत हो जाएगा। कम करना, पुनर्जनन यानी पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग, जो कि मेरा तीनों सही दिख रहा है ना। तो ऑप्शन खा मेरा सही हो जाएगा, जो कि कम करना, है ना। पुनर्जनन, पुनर्चक्रण, जो पुनर्चक्रण हल्का सा अलग चीज़ है ना, यानी रीजनरेट कर लेना। तो रीजनरेट का यहाँ तो है नहीं, तो खा भी नहीं होगा। कम करना, पुनः उपयोग करना, पुनर्वितरण करना नहीं होगा। कम करना, पुनर्चक्रण, है ना, पुनः इसको बनाना और पुनः उपयोग करना। तो मेरा ऑप्शन नंबर डी, है ना, जिसको घा ऑप्शन बोलते हैं, तो मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्यों नहीं हो, क्योंकि पुनर्जनन है। पुनर्जनन मतलब उसको दोबारा से एक नया चीज़ बना देना, तो पुनर्जनन नहीं होगा, है ना। पुनर्जनन और पुनर्चक्रण अलग अलग चीज़ है, ठीक है। ऑप्शन घा मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, है ना, 30 नंबर। रंध्र का छिद्र खुलना और बंद होना इस पर निर्भर करता है, यानी जो रंध्र में जो छिद्र होता है ना, जिसको इंग्लिश में स्टोमेटा बोलते हैं ना, खुलता और बंद कब होता है। तो छिद्र का काम क्या होता है, रंध्र का सनलाइट को अंदर जाने देना, है ना, ऑक्सीजन को जाने देना, और बाहर क्या निकालता है, पानी को निकालता है ना। पानी बाहर कब निकालेगा छिद्र, रंध्र, जब पानी अंदर होगा तब तो, है ना। तो किस पर डिपेंड करता है कि रंध्र खुलेगा या बंद होगा। तो पानी जितना ज़्यादा होगा पौधा के अंदर नीचे, है ना, प्लांट में, पौधा में, उतना ज़्यादा रंध्र क्या होगा, खुलेगा और बंद होगा उतना बार। तो ऑक्सीजन पर डिपेंड तो करता नहीं है ना, ऑक्सीजन पर निर्भर नहीं करता, तापमान पर भी निर्भर नहीं करता। जब ज़्यादा पानी होगा, है ना, रंध्र में, पत्तियों में, तो क्या होगा, ज़्यादा बार खुलेगा रंध्र। तो द्वार कोशिकाओं में जल वहाँ पे कितना है, इस पर निर्भर करता है कि रंध्र कितना बार खुलेगा, बंद होगा, है ना। तो ऑप्शन मेरा सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसलिए देखे होंगे कि जो पौधा पानी में होता है ना, उसकी पत्तियां पूरा खुली होती है। क्यों खुली होती है, क्योंकि वहाँ पर रंध्र पूरा खुला होता है। जहाँ पे पानी कम होगा ना, उसका पत्तियां सिकुड़ जाती है। क्यों सिकुड़ती हैं, वहाँ पर रंध्र नहीं खोलना है। नहीं खोलना मतलब हो गया कि पानी को बचा के रखना है ना। इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी पानी पर डिपेंड करता है, पानी पर निर्भर करता है कि रंध्र कितना बार खुलेगा, कितना बार बंद होगा। सारा क्वेश्चन हो गया, है ना। कल हम इसी तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन लेके आएंगे, ठीक है। आप लोग को सारा क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।